I would also like to welcome now Mr. Shailesh Kumar Singh, Secretary, Ministry of Rural Development, Government of India. Sir has been responsible for formulating and implementing policies aimed at the development of rural areas with a focus on poverty alleviation, sustainable employment and livelihood opportunities, with over 30 years of experience as an Indian Administrative Service Officer. He has held key roles across various sectors, including small and medium enterprises, steel, coal, transport, urban and rural development, industry, education, and human resource development. His expertise in diverse fields enhances his leadership in driving impactful rural development programs across India. And we all have seen that his leadership now is currently how the whole focus on gender equality, the Nai Chetna, gender conclaves, these are all creating new milestones for all of us. Thank you very much, sir, for leading this movement. Please, sir. आज के इस अवसर पर यहाँ इस हॉल में उपस्थित हमारे विभिन्न संस्थाओं के जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन प्रधान के अतिरिक्त प्रधान और प्रधान के अतिरिक्त जो प्रतिनिधि हैं, श्री सरोज महापात्रा जी प्रधान से, मानस जी कहीं हैं यहाँ या कहीं, हाँ मानस जी, अभी कुंतलिका मैडम और मैडम ने जो बातें समअप की, इंडस इंड से भी सर्वोच्च स्तर की पदाधिकारी यहाँ उपलब्ध हैं, यहाँ उपस्थित हैं। मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम में, आप दूर दूर से लोग आए हैं विभिन्न राज्यों से, मुझे बताया गया कि झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, बंगाल तथा अन्य राज्यों से हमारे बिल्कुल ही ग्राउंड लेवल के जो काम करने वाले लोग हैं वो लोग भी उपस्थित हैं। आप सभी को प्रणाम, जोहार, नमस्ते। मेरा काम थोड़ा काफ़ी मुश्किल हो गया है आज, क्योंकि आज जो रिकैपिचुलेशन हुआ, जो समअप किया गया, तो कल काफ़ी चर्चा हो चुकी है। जो हमारा विषय है क्लाइमेट चेंज, मैनेजिंग द प्रेजेंट एंड गियरिंग अप फॉर द फ्यूचर, इसके ऊपर काफ़ी चर्चा हो चुकी है। तो मैं जो बातें कहूँगा तो हो सकता है कि अधिकांश बातें रेपिटेशन होंगी, पुनरावृत्ति होगी, तो उसके लिए मुझे क्षमा करेंगे। मैं कुछ चीज़ें, हमारा जो मंत्रालय है, जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, उसके दृष्टिकोण से बोलूँगा, उसके परिप्रेक्ष्य से, उसके पर्सपेक्टिव से बोलूँगा। तो ये सबसे पहले शुरुआत जब मैं कभी करूँगा तो मैं प्रधान का धन्यवाद करता हूँ और एक्सिस बैंक फाउंडेशन का भी इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए और मुझे यहाँ ये मौका देने के लिए। तो आज इस जो कार्यक्रम का जो थीम है, इससे सामयिक, इससे कंटेम्प्ररी, इससे रेलेवेंट और कोई स्कीम नहीं हो सकता है। अभी ह्यूमैनिटी के आगे, मानवता के आगे जो चुनौतियां हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण आज के समय में यही चैलेंज है। और भी हैं, हमको सब पता है, हम लोगों को सबको पता है, लेकिन ये एक चुनौती है जिसका हमको
डट के अगर हमने सामना नहीं किया, इसको दूर करने का प्रयास नहीं किया, इसकी मिटिगेशन का प्रयास नहीं किया, तो हमें बहुत गंभीर परिणाम भुगतने होंगे भविष्य में। एक आध जो सैद्धांतिक किस्म की बातें भी मैं यहाँ करना चाहूँगा। एक दार्शनिक अर्थशास्त्री हुए हैं E.F. शूमाकर। तो शूमाकर साहब आप में से बहुत लोग जानते होंगे, अवगत होंगे। 1970 के आसपास, 1973-74 में उन्होंने एक किताब लिखी थी, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। तो उसमें उन्होंने इस बात की चर्चा की थी कि हमारे जो कंजम्पशन पैटर्न हैं, उन सब से कितनी हानि होने वाली है मानवता को, कितनी हानि हो रही है। उन्होंने उसमें एक चैप्टर भी था, उसमें बौद्ध अर्थशास्त्र के ऊपर, बुद्धिस्ट इकोनॉमी, जिसमें कि रिस्पेक्ट फॉर नेचर और ये जो कंजम्पशन, ओवर कंजम्पशन की जो हमारी टेंडेंसी है, जो प्रवृत्ति है, इसको नियमित करने की बात उन्होंने कही थी। हम सभी जानते हैं कि औद्योगिक क्रांति के पहले ऐसा कोई क्लाइमेट चेंज की समस्या नहीं थी, और क्लाइमेट चेंज ज्यों-ज्यों हम लोग कैपिटलिस्ट सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, कैपिटलिज्म जो है उसका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत ही पॉजिटिव योगदान है हमारे जो मॉडर्न हमारी जो सभ्यता है उसके विकास में। उसको कम नहीं किया जा सकता है, उसको कम नहीं आंका जा सकता है। बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें उससे हुई हैं, लेकिन साथ साथ जो अविनियमित, अनरेगुलेटेड, अनट्रैमल्ड जो कैपिटलिज्म है, उसके दुष्परिणाम भी हमको झेलने पड़ रहे हैं, जिसका एक उदाहरण ये क्लाइमेट चेंज है। जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का उसका कोर है, कैपिटलिज्म का कोर जो है, एक तरफ है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और दूसरी तरफ कंजम्पशन मैक्सिमाइजेशन। इन दोनों के चलते बहुत सारी विकृतियां पैदा हो रही हैं, जिनको जो हम देख रहे हैं, अपने समाज में देख रहे हैं, अपने आसपास देख रहे हैं, और जिनसे हमें जूझना पड़ रहा है। ये जो क्लाइमेट चेंज है, ये हमारी जो जिंदगियां हैं, हमारी जो लाइव्स हैं और जो हमारे इकोसिस्टम्स हैं, उनको तरह तरह से प्रभावित कर रहा है। और जो ग्रामीण, जो रूरल कम्युनिटीज़ हैं, हम सभी जानते हैं, कल बहुत विस्तार से इसके ऊपर चर्चा भी हो चुकी है। खास तौर पर जो स्मॉल होल्डर फार्मर्स हैं, जो मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशंस हैं, उनके ऊपर इसका सर्वाधिक, सबसे अधिक दुष्परिणाम उनको झेलना पड़ रहा है। तो अब प्रश्न ये नहीं है कि हमको इसके विरुद्ध कार्य करना चाहिए कि नहीं, प्रश्न ये है कि हम अधिक से अधिक इसके विरुद्ध कार्य कैसे कर सकें। ये आप लोग जहाँ से आए हैं, अधिकांशतः सेंट्रल इंडियन ट्राइबल रीजन जो है, उसी में प्रदान की सबसे अधिक गतिविधियां हैं। जो ज़िले हैं बिहार के, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल, ये एक बहुत ही स्पष्ट उदाहरण है हमारे सामने कि किस प्रकार से क्लाइमेट चेंज बहुत ही डिस्प्रोपोर्शनेट तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, जो सबसे गरीब और सबसे जो वल्नरेबल समुदाय हैं उनको। क्रॉपिंग इंटेंसिटी इस क्षेत्र में कम है। इरिगेशन पोटेंशियल जो है मात्र 21% है, जबकि राष्ट्रीय औसत 47% है।
कृषि जो है वहाँ का पूरी तरह से रेन फेड है, मोनोक्रॉप्ड है, और इतनी सारी उसमें अनसर्टनिटीज़ हैं, इतनी अनिश्चितताएं हैं कि लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को माइग्रेट करना पड़ रहा है बेहतर आजीविका की तलाश में। क्लाइमेट चेंज के साथ साथ जो हम देख रहे हैं, हमारे सामने हैं तरह तरह के क्लाइमेट चेंज वेदर इवेंट्स, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, फ्लड्स, बाढ़, सुखाड़, अप्रत्याशित अतिवृष्टि, बढ़ते हुए तापमान, ये सब पूरी तरह से हमारे न सिर्फ जलवायु को, न सिर्फ हमारी जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं, हमारे पूरा जो इकोसिस्टम है उसको प्रभावित कर रहे हैं। इन सब चुनौतियों को देखते हुए ग्रामीण विकास विभाग ने इस बात को प्राथमिकता दी है कि हमारे जितने भी स्टेक होल्डर हैं, जितने भी हितधारक हैं, उन सब के साथ मिलके ये जो क्लाइमेट चेंज की बातें सामने आ रही हैं, उनका सामना करने की शक्ति हम लोग, सामर्थ्य हम अपने अंदर पैदा करें। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है जिसमें अडैप्टेशन है, मिटिगेशन है और कम्युनिटी एम्पावरमेंट है। ये मुख्यतः वही बातें हैं जिनके ऊपर कल चर्चा हो चुकी है। हमारे मंत्रालय से रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ग्रामीण क्षेत्र की अवसंरचना है, उसका वो बनती है। जो रोड कनेक्टिविटी है और जो घर बनते हैं, PMAYG के जो घर बनते हैं, इन सब को हमको इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि ये जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी जो इतनी बढ़ती जा रही है, उसको ध्यान में रख के उनका डिज़ाइन किया जाए। जो रिन्यूएबल एनर्जी के जो भी सॉल्यूशंस हैं, उनका समावेश इसमें किया जाए, और जो आपदाएं होती हैं उनके प्रति जो रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बने, जैसे फ्लड रेजिस्टेंट रोड्स और साइक्लोन प्रूफ चीज़ें बने, इस पे अधिक से अधिक जोर दिया जा रहा है। हम सभी जानते हैं, इस पर कल भी चर्चा हुई है, कि यह सिर्फ एक एनवायरमेंटल इशू नहीं है, क्लाइमेट चेंज, यह एक बहुत ही गहरा सामाजिक इशू है। रेजिलियंस पैदा करने के लिए, लड़ने की क्षमता पैदा करने के लिए, जो हमारे जो रूरल कम्युनिटीज़ हैं, उनको हमको बिल्कुल केंद्र में रखना होगा। महिलाएं, युवा, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, जो कि सबसे अधिक वल्नरेबल हैं इन क्लाइमेट के चेंज के प्रभावों को लेकर, उनको हमको सामर्थ्य उनके अंदर पैदा करना है, ताकि वो खुद अपने से जो क्षेत्र में, जो ग्राउंड में जो चीज़ें हैं, जो अपना लीडरशिप खुद वो पैदा कर सकें। जैसे विकेंद्रीकृत जो हमारे गवर्नेंस सिस्टम हैं, जैसे क्लाइमेट एक्शन कमेटी जो विलेज लेवल पे है, ये जो लोकल कम्युनिटी है, जो लोकल समुदाय है, उसको एम्पावर करता है कि वो खुद अपने निर्णय ले सकें, अपने रिस्क्स और अपनी आवश्यकताओं को देखते हुए। तो ये एक जो पार्टिसिपेटरी जो अप्रोच है,
अडेप्टेशन के लिए ये बहुत ही अधिक आवश्यक है, जिसमें कि जो स्थानीय नॉलेज है, जो लोकल नॉलेज है, उसका भी समावेश किया जाए ताकि लॉन्ग लास्टिंग हो, जो हमारे जो सॉल्यूशंस हैं वो लॉन्ग लास्टिंग हो। हम ये भी जानते हैं कि कृषि, सिर्फ कृषि से रूरल जो ग्रामीण समुदाय हैं उनको सस्टेन नहीं किया जा सकता है। खास तौर से इस परिप्रेक्ष्य में ये देखते हुए कि किस प्रकार से ये जो क्लाइमेट चेंज के चलते एक्सट्रीम वेदर शॉक्स हो रहे हैं, इनके चलते कृषि का कार्य प्रभावित हो रहा है। हमको इसलिए रूरल लाइवलीहुड्स को डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है ताकि नए आर्थिक अवसर लोगों को मिल सकें और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस जिनमें हों, जैसे इको फ्रेंडली हमारे क्राफ्ट हैं, ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्शन है, इको टूरिज्म है और भी कई उदाहरण हैं। ये वैकल्पिक इनकम स्ट्रीम पैदा कर सकें हमारे ग्रामीण परिवारों के लिए, इसकी आवश्यकता है। इसके साथ साथ जो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हैं उनका एक्सेस ग्राम क्षेत्र पे डिसेंट्रलाइज्ड रूप में हो, इसकी भी आवश्यकता है। सोलर पंप हो, कम्युनिटी लेवल सोलर ग्रिड हो। ये न सिर्फ एनर्जी एक्सेस को बढ़ाएगा बल्कि जो एग्रीकल्चरल और लाइवलीहुड, आजीविका से संबंधित जो भी गतिविधियां हैं उनको भी सस्टेनेबल बनाएगा। जैसा कि मैंने कहा, हमारी योजनाओं में हम लोग अधिक से अधिक क्लाइमेट चेंज की बातों का समावेश कर रहे हैं। जैसे एमजी नरेगा में ग्रामीण क्षेत्रों में वानिकी का काम, एफॉरेस्टेशन का काम, जल संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन का काम और मृदा स्वास्थ्य, जो सॉइल हेल्थ है, उसके इम्प्रूवमेंट का काम, उस पर अधिक से अधिक जोर दिया जा रहा है। ये सभी हमारे अडेप्टेशन और मिटिगेशन एफर्ट्स में योगदान करते हैं। PMAY जो हमारी आवास योजना है, उसमें इस बात पर अब जोर दिया जा रहा है। हमारी कई सारी उसमें कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग टाइपोलॉजीज़ हैं, उनमें इस बात का समावेश करने का प्रयास किया गया है कि हमारे घर अधिक से अधिक ग्रीन सस्टेनेबल बने। और अब हमने ये भी किया है कि उनकी छतों पर सोलर रूफटॉप जो अभी योजना आई है, उसका भी उसमें लाभ लिया जा सके। आप सभी जानते हैं कि हमारी बहुत ही वाइब्रेंट हमारा एक प्लेटफॉर्म बना है दीनदयाल अंत्योदय योजना NRLM के तहत, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत। इसमें 10 करोड़ ग्रामीण परिवार जुड़े हुए हैं। इसमें इस प्लेटफॉर्म के जरिए न सिर्फ आजीविका पैदा करने का काम किया जा रहा है, आजीविका के नए अवसर पैदा करने का काम किया जा रहा है, बल्कि साथ साथ कई तरह के सामाजिक बदलाव के काम भी करने की कोशिश की जा रही है। मैडम ने बताया कि हम लोग जेंडर का काम उसमें करते हैं, FNHW का काम करते हैं, कई सारी सामाजिक कुरीतियों से लड़ने का काम उसमें करते हैं। इस प्लेटफॉर्म के तहत हमारी कृषि सखियां हैं,
जो कि हमारी जितनी दीदियां जुड़ी हुई हैं कृषि में, उनको हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराती हैं, मदद उपलब्ध कराती हैं, चाहे वो जानकारी के रूप में हो या और किसी रूप में हो। अभी हाल में कृषि मंत्रालय के साथ मिलके इन सभी कृषि सखियों को विशेष प्रशिक्षण दिलाया गया है और आप जानते होंगे कि इन्हें पैरा एग्रीकल्चरल पैरा एक्सटेंशन वर्कर का दर्जा दिया गया है। ये फोकस करती हैं ऑर्गेनिक इनपुट के ऊपर, मल्टी क्रॉपिंग, वाटर कंजर्वेशन, नेचुरल फार्मिंग इत्यादि के ऊपर। अभी जो लखपति दीदी का एक अभियान चला है, उस अभियान में भी इस बात का समावेश रखा गया है। उसमें कई उसके कंपोनेंट हैं जो कि सीधे हमारे जो क्लाइमेट एडेप्टेशन मिटिगेशन का जो हमारा काम है उसको प्रभावित करते हैं। मैं एमजी नरेगा की बात कर रहा था। एमजी नरेगा में टेक्नोलॉजी के रूप में जो क्लाइमेट रेजिलियंस है उसको अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए हमने एक टेक्नोलॉजी टूल बनाया है जिसको CRISP-M कहते हैं, क्लाइमेट रेजिलियंस इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड प्लानिंग। ये हमारा जो रूरल डेवलपमेंट का प्लानिंग है उसमें क्लाइमेट रेजिलियंस एडेप्टेशन को इंटीग्रेट करता है। ये टूल डेटा ड्रिवन है और ये इंसाइट्स देता है जो स्थानीय जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनको, ताकि वो क्लाइमेट रेजिलिएंट परियोजनाओं को, प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटाइज कर सकें और जो स्थानीय समुदाय हैं उनको अधिक बेहतर तरीके से इक्विप कर सके। जैसा हम सभी जानते हैं, ये एक ऐसा काम है, क्लाइमेट रेजिलियंस एक ऐसा काम है, एडेप्टेशन मिटिगेशन एक ऐसा काम है जिसमें किसी एक एंटिटी के ज़रिए कुछ हो नहीं सकता है। इसके लिए बहुत ही व्यापक पैमाने पर कोलैबोरेशन की ज़रूरत है। विभिन्न सरकारी बॉडीज़ के बीच में, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनके बीच में, जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्राइवेट सेक्टर हैं और लोकल कम्युनिटीज़ हैं। हम लोग ग्रामीण विकास मंत्रालय में इन सभी बिंदुओं पर ध्यान देते हुए इस लड़ाई में आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। मैंने अपने वक्तव्य के शुरुआत में E.F. स्कूमाकर की चर्चा की थी और उनकी किताब, उनका जो कॉन्सेप्ट है उसकी चर्चा की थी। अब एक दूसरा जो उसका फ्लिप साइड है उसको भी देखने की ज़रूरत है। जैसा कि हम जानते हैं, अगर महादेशों को देखें, कॉन्टिनेंट्स को देखें, तो यूरोप एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो कि कई पहलुओं में, कई आयामों में क्लाइमेट चेंज के प्रति जो लड़ाई है उसमें आगे है। चाहे वो लेजिस्लेशन हो, कंप्लायंस हो, इन सब में आगे है। लेकिन इस सब का नतीजा एक हो रहा है, उनकी जो कॉम्पिटिटिवनेस है, उनके इंडस्ट्री की जो कॉम्पिटिटिवनेस है, उसके ऊपर इसका एडवर्स परिणाम हो रहा है, जिसको लेके वहाँ के लोग चिंतित हो रहे हैं। वहाँ का जो ग्रीन डील एक हुआ था, ये 2019 में,
इसके तहत 2050 तक उनको नेट ज़ीरो एमिशन करना है। हम लोग को जैसे 2070 तक करना है, उनको 2050 तक करना है, और इकॉनमी को और सस्टेनेबल और सर्कुलर रूप में स्थापित करना है। लेकिन इस सब के चलते उनका जो लेजिस्लेशन हुआ, जो कंप्लायंसेस का बोझ इतना ज़्यादा पड़ रहा है स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के ऊपर कि वो उसके जो प्रशासनिक कॉस्ट हैं और जो कॉम्प्लेक्सिटी जो पैदा हो गई है उसी को लेके परेशान हो रहे हैं, और इनकी जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो घट रही है। तो ये दिखाता है, मतलब मैंने ये फ्लिप साइड इसलिए बताने की बात सोची कि एक डाइकोटमी है हमारे पूरे इस जो भी अप्रोच होना चाहिए या है उसमें। तो इसलिए हमको एक मतलब पूरे सभी लोगों को मिलके एक गोल्डन मीन स्वीट स्पॉट जिसको बोलते हैं उस तक पहुंचने की ज़रूरत है, पॉलिसी में, रेगुलेशन में, बाकी चीज़ों में, ताकि क्लाइमेट चेंज का भी सामना किया जा सके और ऐसा ना हो कि एक समुदाय या एक देश या एक महादेश अच्छा काम करे तो उसको दुष्परिणाम भुगतना पड़े। मैं पुनः आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इस समागम 2024 के इस दूसरे दिन मुझे ये अवसर दिया। जैसा कि मैंने कहा, कल भी इस पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। अभी जो वर्तमान है उसको मैनेज करना और गियरिंग अप फॉर द फ्यूचर, भविष्य के लिए गियर अप करना, इस सब के लिए हमको सबको मिल के कलेक्टिव एफर्ट की ज़रूरत है। तो मिल के ही इसमें आगे बढ़ा जा सकता है, इस पथ पे आगे बढ़ा जा सकता है। और जब हम इस सब की बात करते हैं तो हमको अपने आप को ये भी याद दिलाने की आवश्यकता है कि जो सबसे वल्नरेबल जो समुदाय हैं, कम्युनिटीज़ हैं, अक्सर उनके पास जो स्थानीय विजडम है वो सबसे अधिक होता है। तो फिर एक साथ मिलके लोकल कम्युनिटी और जितना भी कलेक्टिव एफर्ट है लगा के हमको इसको लेके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। Sir, we request you to please be here. Yeah. So, मैं अभी मिस्टर योगानंद मिश्रा जी को इनवाइट करूँगी टू फेलिसिटेट सर। Thank you very much, sir, for this inspiring speech. And I think you very rightly highlighted the two critical issues of maximization of profit and consumption, and also the kind of work जिस तरीके से आज के दिन NRLM के तहत अलग अलग कार्यों में, चाहे वो लखपति दीदी हो या जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइवलीहुड्स की जो बात की जा रही है, या जो नेचुरल फार्मिंग को लेकर जो दीदी लोगों का एक मुहिम रहा है, मुझे लगता है ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करता है और कहीं ना कहीं हमें एनकरेज ज़रूर करता है कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। सो थैंक यू अगेन फॉर वेरी इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग स्पीच। हम क्राइसिस को लेके तो बात कर सकते हैं, लेकिन पाथवेज भी दिखने चाहिए। सो नाउ आई वुड लाइक टू वेलकम आवर नेक्स्ट स्पीकर, Mr. Vishwabandhu Patel, Assistant Director General, ICAR, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India. सर की जो एजुकेशन बैकग्राउंड है वो बहुत ही इंस्पायरिंग और काफ़ी एक बहुत ही इंस्पायरिंग रहा है। He has done his MSc in Horticulture from G.V. Pant University of Agriculture and Technology. He has done PhD in Horticulture from
IARI, New Delhi. He has a rich experience and has headed departments of horticulture in various capacity in Bihar and also served as a chief scientist in the university. Currently, he coordinates fruits and plantation research throughout the country, addressing research and development needs of the sector. So, welcome, sir, and thank you very much for coming. थैंक यू। आप सबको गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सबसे पहले मैं आप प्रधान का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने मुझे मौका दिया कि आपसे बात करने के लिए। इस सभा में उपस्थित शैलेश कुमार सिंह जी, सचिव मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, विभिन्न एनजीओ के आए हुए सदस्य, सिविल सोसाइटी के सदस्यगण, पार्टनर्स इंस्टीट्यूट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, एक्सिस बैंक फाउंडेशन, मिशन लाइफ, इन सारे सदस्यगण जो आए हुए हैं, और सबसे खास जो प्रधान के सारे कार्यकर्ता लोग हैं, जो इनके पदाधिकारी लोग हैं। मैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में कार्यरत हूँ और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिसर्च, कृषि के रिसर्च और उसके शिक्षा और उसके विस्तार के लिए कार्य कर रहा है। और मैं बताऊं आपको कि जिनको आप सब लोगों को वैसे पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है कि करीब 113 संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के देश के विभिन्न राज्यों में कार्यरत हैं, जिसमें से 102 कोर संस्थान हैं जो कि रिसर्च कर रहे हैं और शिक्षा भी दे रहे हैं, और 11 ऐसे संस्थान हैं जिसको एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इंस्टीट्यूट हैं, अटारी जिसको बोलते हैं, जो कृषि विज्ञान के साथ मिल करके उनके एडमिनिस्ट्रेशन और उनके कार्य को सहयोग दे रहे हैं। इस तरह से देश में हर एक ज़िले में एक कृषि विज्ञान केंद्र है, और कहीं कहीं जो बड़े ज़िले हैं उनमें 2 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जो किसानों के साथ, जो डिफरेंट सिविल सोसाइटीज़ हैं, एनजीओ है, उनके साथ मिल करके कार्य कर रहे हैं। इस तरह से 731 कृषि विज्ञान केंद्र पूरे देश में हैं। जो भी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का रिसर्च है या कृषि विश्वविद्यालयों का रिसर्च है, उस रीजन का रिसर्च है, उसको किसानों तक ले जाने के लिए, और वहाँ पे जो थोड़ा बहुत उस रिसर्च में उस एरिया के लिए मॉडिफिकेशन करने की बात है, वो लोग कर रहे हैं। इसी के साथ साथ ही मैं बताऊं कि 76 कृषि विश्वविद्यालय हैं जहाँ पे कृषि की पढ़ाई होती है, वहाँ पे भी कृषि का अनुसंधान हो रहा है, और एक कृषि अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार का कार्य ये भी मिलके कर रहे हैं। तो जो पूरा हम इसको नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन सिस्टम बात करते हैं, तो ये ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे हम क्लाइमेट से संबंधित भी सारे कार्य कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही फोकस्ड विषय है हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के रिसर्च का, और मैं आपको बताऊं कि 2011 में नेशनल इनोवेशंस इन क्लाइमेट रिजिलिएंट एग्रीकल्चर निक्रा प्रोजेक्ट की शुरुआत करी गई, और हमको लगता है इस जो प्रोग्राम की शुरुआत की गई, आप सब लोग इससे भली भांति परिचित हैं। बेसिकली जो ये है क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, वल्नरेबिलिटी को एसेस करना, और उनके लिए जो रीजन स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी है उसको ले आना। ये बेसिक अगर हम बात करें कि जो निक्रा जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर है, और इस तरह से रिस्क और वल्नरेबिलिटी असेसमेंट निक्रा के थ्रू अगर हम देखें तो 651 डिस्ट्रिक्ट, हमारे देश में कुल 800 ज़िले हैं, और 800 ज़िले में 651 ज़िले जहाँ पे प्रिडोमिनेंटली कृषि है, जहाँ पे खेती का कार्य होता है, तो इन 651 ज़िलों का इन्होंने मैपिंग करी है, जिसमें क्लाइमेट रिस्क के, क्लाइमेट वेरिएबिलिटी की मैपिंग करी गई है। और जो पाया गया है इन ज़िलों में, जिसमें 109 ज़िले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल हैं, और 201 ज़िले हैं जो ज़्यादा वल्नरेबल की कैटेगरी में रखे गए हैं।
मीन्स अगर आप देखेंगे कई ज़िले हैं जहाँ पे ढेर सारे क्लाइमेट रिस्क और वल्नरेबिलिटी आते हैं, खास करके हम बात करें चाहे कोई भी क्लाइमेट एक्सट्रीम की बात करिए वहाँ पे होता है। साइक्लोन वहाँ पे ज़्यादा आते हैं, चाहे वो एक्सट्रीम हीट हो, चाहे रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे टेम्परेचर का उतार चढ़ाव हो, इन ज़िलों में ज़्यादा देखा जाता है। तो जो फसलें हैं, जो आम जनजीवन है, क्लाइमेट चेंज से ज़्यादा प्रभावित देखा गया है 109 ज़िलों में। तो इनको देखते हुए जो जितने भी ज़िले हैं 651 ज़िलों के लिए आप सभी लोगों के साथ मिल करके, कृषि विज्ञान केंद्र के साथ मिल करके, राज्य सरकारों के साथ मिल करके डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चरल कंटीजेंसी प्लान विकसित किया गया है कि कौन सी फसलें ले जानी चाहिए, क्या क्या मैनेजमेंट ऑप्शंस होने चाहिए, जिससे कि हम जो क्लाइमेट रिस्क और क्लाइमेट की अनसर्टेनिटीज़ है उसको हम लोग रोक सकें, एवॉइड कर सकें या उसको मिटिगेट कर सकें। तो ये सारे 651 ज़िलों के लिए काम किया गया है, जहाँ पे ड्राउट है, जहाँ पे हीट का स्ट्रेस है, जहाँ पे ज़्यादा बरसात का उतार चढ़ाव है या एक्सट्रीम वेदर इवेंट है, जैसे हीट वेव आ रहा है, फ्रॉस्ट आ रहा है, ये सब के लिए सारे का रिकमेंडेशंस किया गया है। साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट के तहत अगर मैं बात करूं तो 450 क्लाइमेट रिजिलियंट विलेजेस की भी मतलब उनके गांव में मिल करके क्लाइमेट रिजिलियंट विलेजेस बनाए गए हैं, जिसको CRBs भी बोलते हैं। ये 151 ज़िलों में किए गए हैं और करीब सारे 28 राज्यों में क्लाइमेट रिजिलियंट विलेजेस की स्थापना की गई है, जिसमें कि सारी जितनी भी क्लाइमेट रिजिलियंट टेक्नोलॉजीज़ डेवलप की गई हैं उनका डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं और उसका फर्दर ऑब्जर्वेशन लेकर के उसको रिफाइन भी करने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह से भारत सरकार का जो नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है उसके तहत जो सॉइल हेल्थ कार्ड है या जो नेशनल एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज है, ये सारे प्रोग्राम को, चाहे सॉइल हेल्थ कार्ड है, चाहे इरिगेशन से रिलेटेड है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप की बात करते हैं, ऑल आर इंटीग्रेटेड इन दिस पर्टिकुलर मिशन, जहाँ पे सारा कुछ क्लाइमेट से रिलेटेड उसके रिस्क और वल्नरेबिलिटी को कम करने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। बेसिकली अगर हम बात करें इस मिशन के तहत तो रेनफेड एरिया डेवलपमेंट का कार्य एक प्रायोरिटी एरिया है जहाँ पे काम कर रहे हैं। दूसरा काम है कि अनफॉर्म वाटर मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। तीसरा है सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। अगर इन तीनों चीज़ों को अगर हम लोग केयर कर लेते हैं तो बहुत हद तक हम क्लाइमेट रिस्क को कम कर सकते हैं। और इसी तरह से ढेर सारे मिशन जो चलाए जा रहे हैं, जैसे नेशनल बम्बू मिशन है और मिशन ऑन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर है, इसके अंदर भी क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट का प्रावधान किया गया है। अभी हाल फिलहाल में हमें लगता है कि कल बात हुई होगी, ग्रीन क्रेडिट देने की बात हुई होगी, कार्बन क्रेडिट की बात हुई होगी। तो जहाँ पे हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स और एग्रीकल्चरल क्रॉप्स अब एसेस करके जो किसानों के साथ मिल करके उनको ग्रीन क्रेडिट और कार्बन क्रेडिट्स इन टर्म्स ऑफ मनी देने की बात कर रहे हैं, उसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद काफ़ी हद तक क्या डेटा है, कितना कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो रहा है, कितना फॉर्म से हम लोग ग्रीन क्रेडिट ले पाएंगे और कितना उसको मनी के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो कुछ एरिया में आप लोगों के सहयोग से कहीं कहीं किसानों को इसका बेनिफिट मिलना शुरू हो गया है। आने वाले दिनों में हमको लगता है कि जो हमारा टारगेट 2070 तक नेट जीरो इमिशन की बात है, तो यहाँ से एक शुरुआत होती है। और क्लाइमेट चेंज क्या है और कैसे है इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि कल के दिन में काफ़ी बातें हो चुकी होंगी। लेकिन जो हमें अफेक्ट कर रहा है, पहला बात करते हैं कि रेनफॉल का सिचुएशन। रेनफॉल काफ़ी हद तक चेंज हो रहा है और जो मेन रीज़न चेंज होने का मतलब अगर हम देखते हैं, दो तरह से रेनफॉल पैटर्न पे चेंजेस दिखते हैं हमें। पहला चेंजेस ये है कि जो ऑनसेट ऑफ रेनफॉल है, जो बरसात का आने का समय है, वो डिले हुआ है। दूसरा जो देखते हैं हम लोग कि एक ही दिन में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। अगर हम ओवरऑल डेटा देखते हैं कि बारिश तो हमारी
पूरी जितनी ज़रूरत है, मतलब जितना होना चाहिए वो हो रहा है, लेकिन पता चलता है कि एक ही दिन में 150 mm से ज़्यादा बारिश हो गई। तो क्या होता है कि फ्लड का सिचुएशन है, जितना बारिश हुआ वो रिचार्ज जो होना चाहिए सॉइल को, वाटर बॉडीज़ को, वो नहीं हुआ और पानी सारा बह गया। इसके साथ साथ सॉइल का भी क्षरण हुआ। तीसरी बात है ड्राई स्पेल। एक पानी बारिश होने के बाद जो दूसरा पानी का अंतर है वो 25 दिन 30 दिन तक भी होता है। इससे क्या होती है कि सारी फसलें बहुत प्रभावित होती हैं। और चौथी बात करते हैं कि जो तापमान है, खास करके रात और दिन का तापमान में जो अंतर होना चाहिए, या रात का तापमान बढ़ रहा है, दिन का तापमान बढ़ रहा है, वो अंतर कम हो रहा है, जिससे कि हमारी फसलें प्रभावित हो रही हैं। और गर्मियों में देखते हैं कि हीट वेव और जाड़ों में कोल्ड वेव बढ़ रहे हैं। तो जो ये वेदर एक्सट्रीम बढ़ रहे हैं, तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान इन सबके मैनेजमेंट के लिए कार्य कर रहा है। अभी पिछले महीने माननीय प्रधानमंत्री भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में आए और 109 क्लाइमेट रिजिलिएंट, हायर न्यूट्रिएंट, हायर लिविंग वैरायटी का उन्होंने विमोचन किया और एक किसानों के बीच में जा रही हैं। बट ये सिर्फ यही नहीं है, मैं बताऊं आपको कि पिछले अगर 10 साल का डेटा देखते हैं तो हम लोगों ने 2593 वैरायटी विकसित करके किसानों को समर्पित करी है, जिसमें से 2177 वैरायटी क्लाइमेट रिजिलिएंट हैं किसी एक के प्रति, चाहे वो ड्राउट के लिए हो, चाहे हीट स्ट्रेस के लिए हो, चाहे वो आप कहें कि किसी रोग के प्रति हो। तो ये सारी वैरायटी आज हम ध्यान रखते हैं कि एक तो हाई यील्डिंग हो, दूसरा उसमें न्यूट्रिएंट का कंटेंट भी अच्छा हो, तीसरी जो बात है कि वो क्लाइमेट के प्रति रेजिलिएंट हो, जो ड्राउट हो, फ्लड हो, इन सब के प्रति कहीं न कहीं से उसमें रेजिस्टेंस हो, टॉलरेंस हो, जिससे किसानों को नुकसान न हो पाए। मैं आपको बताऊं कि अगर हम अब सीरियल का प्रोडक्शन देखें, व्हीट का प्रोडक्शन देखें, पहली बार जब पीछे हम देखते थे कि अगर टर्मिनल हीट आया तो क्या होता था कि व्हीट का प्रोडक्शन उस टाइम पे डाउन होना ही होना है। लेकिन अब पिछले 7-8 सालों से आप देख रहे हैं कि हमारा चाहे कितना भी टर्मिनल हीट का इफेक्ट हो, चाहे कोई भी एक्सट्रीम वेदर आ रहा है, अब हमें खाद्यान्न फसलों खास करके व्हीट में वो कमी नज़र नहीं आ रही है। इसी तरह से फ्लड का सिचुएशन में राइस की इशू आते हैं, या ड्राई स्पेल होता है तो राइस का इशू आता है। तो इस तरह का जो वेराइटीज़ आने से क्या हो गया कि हमारा राइस का प्रोडक्शन, व्हीट का प्रोडक्शन और खाद्यान्न फसलों का प्रोडक्शन स्टेबल हो पाया है। मैं चूँकि हॉर्टिकल्चर से हूँ तो हॉर्टिकल्चर के बारे में बात करूँगा। मैं हॉर्टिकल्चर का देखेंगे कि जो एरिया है बहुत कम है, करीब 28 साढ़े 28 मिलियन हेक्टेयर पूरे देश में हॉर्टिकल्चर का एरिया है। और 2000 इतने कम एरिया से हमारा पूरा रकबा जो कहते हैं 145 मिलियन हेक्टेयर्स है जहाँ पे खेती की जाती है। और जो हम प्रोडक्शन देखते हैं तो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप का प्रोडक्शन 2011 से काफ़ी तेज़ी से बढ़ना शुरू हुआ है। और पिछले दशक में अगर देखेंगे तो पिछले 20 सालों में हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन 150 मिलियन टन से 300 मिलियन टन के पार गया। और अभी हमारी जो प्रोडक्शन है 355 मिलियन टन पिछले बार रही है। तो कहने का मतलब मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ कि हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स जो हैं ज़्यादा रिजिलिएंट हैं इन्वायरमेंट के प्रति, और जो किस्में विकसित की जा रही हैं इनमें, मैं आपको बताऊं कि टमाटर का जैसे अर्का रक्षक वैरायटी है। अर्का रक्षक वैरायटी है, 5 जो रोग हैं उनके प्रति ये सहनशील है, चाहे वो लीफ कर्ल वायरस हो, चाहे बैक्टीरियल विल्ट हो, या फाइटोप्थोरा राट हो। तो क्या होगा, इससे क्या होता है कि हमारे क्लाइमेट को कहाँ से मदद मिलती है। एक तो जब ये वैरायटी रेजिडेंट हो गई तो हमें स्प्रे करने की कम हो गई रिक्वायरमेंट। तो क्या होगा कि हमें जब पेस्टिसाइड की मात्रा कम लगी तो इन्वायरमेंट को वैसे भी हुआ। दूसरी चीज़ ये है कि पैदावार इनमें अच्छी है, तो हम जो किसान भाई लगा रहे हैं इनको, एक तो स्प्रे कम देना पड़ा, दूसरे कम देखभाल करनी पड़ी, और तीसरी बात यह है कि हमने ज़्यादा बिना इन्वायरमेंट को नुकसान किए हुए जो मुनाफा है किसानों का उसको हमने बचा के रखा, वो ज़्यादा हुआ। तो एक तो लागत कम हुई,
क्लाइमेट को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, तीसरे जो हमारी यील्ड है और प्रॉफिटेबिलिटी है वो आती गई। इसी तरह से टमाटर का काशी तपस वैरायटी है। टमाटर में बताऊं कि जब तापमान बढ़ता है तो क्या होता है कि तापमान बढ़ने के साथ साथ टमाटर का जो फूल है, फल है, वो बनना कम हो जाता है और उसका कलर जो लाइकोपिन है डेवलपमेंट, जो कलर लाल कलर के लिए टमाटर जाना जाता है, वो भी कम हो जाता है। तो उसके लिए भी क्या है कि जो किस्में आ रही हैं काशी तपस, काशी अमन, इसी तरह से बंगलौर से और किस्में विकसित की गई हैं जो कि हाई टेम्परेचर टॉलरेंट भी हैं, तो उनको हम थोड़ा गर्मी भी जब तापमान बढ़ता है तो हम ले पाते हैं। तो इसी तरह से जो प्रोडक्शन का विंडो है बढ़ रहा है। बिहार, झारखंड में खास करके मैं बताऊं कि बैगन की खेती बहुत करते हैं और यहाँ पे मैं समझता हूँ प्रधान का झारखंड और बिहार, बंगाल, ये सब एरिया में काफ़ी पहुँच है। तो मैं बैगन बताऊं कि बैक्टीरियल विल्ट एक बहुत बड़ा इशू है उस एरिया में। तो हम लोगों ने क्या काम किया कि चूँकि किसानों का जो प्रेफरेंस है उस पर्टिकुलर वैरायटी के लिए, उस एरिया में अगर हम दूसरी वैरायटी, हमने बैक्टीरियल विल्ट रेजिस्टेंट वैरायटी भी बनाई, लेकिन अगर वो वैरायटी अगर वहाँ ले जाते हैं तो किसानों का प्रेफरेंस नहीं हो सकता है अच्छा। तो हम लोगों ने रूट स्टॉक पे काम करना शुरू किया। तो आज हमारे पास बैक्टीरियल विल्ट रूट स्टॉक्स है, फाइटोप्थोरा विल्ट रूट स्टॉक, मतलब फाइटोप्थोरा से प्रति सहने का रूट स्टॉक है, जो कि उस एरिया में लेके गए और जो हमारी किस्में हैं उसके ऊपर ग्राफ्ट किए। तो जो किस्में हैं वहीं पे वैसी ही स्वाद, वैसा ही कलर, वैसी ही साइज मिल रही है, लेकिन वो रोग के प्रति सहनशील हो गई। इसी तरह से कई जगह पे ज़मीन अच्छी नहीं है तो हम लोगों ने काफ़ी रूट स्टॉक पे काम किए, चाहे वो फल का रूट स्टॉक हो, चाहे सब्जियों का रूट स्टॉक हो। तो जो एडवर्स सॉइल कंडीशन है, चाहे वो सैलिनिटी का है, चाहे वो हाई इसी के लिए है, या कई जो सॉइल बॉर्न डिजीजेज हैं जहाँ पे हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो उनमें काम करके उन रूट स्टॉक को डेवलप किया। तो जो जगह पे जहाँ पे फसलें ले जा सकते हैं वो ले जा सकेंगे। कहने का मतलब ये है कि जितनी भी क्लाइमेटिक वल्नरेबिलिटी के लिए क्रॉप्स पहले अफेक्ट होती थी, आज हमारे पास उस हिसाब से किस्में हम लोग ले आए। दूसरी बात, मैनेजमेंट ऑप्शंस को हमने बदला और उनको बदलाव के साथ साथ जब ये टेक्नोलॉजी किसानों के पास जा रही हैं तो क्लाइमेट रिस्क, क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी रिस्क, ये सब सारा कम हो रहा है। अब ज़रूरत ये है कि हम लोग टेक्नोलॉजी काफ़ी हद तक डेवलप कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों का सहयोग, कोलैबोरेशंस चाहिए हमारे संस्थानों के साथ, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के साथ मिल करके। अब हमें टेक्नोलॉजी जहाँ तक नहीं पहुँच पाई है सारे किसानों के बीच में लेके जाने की ज़रूरत है। मैं इसी तरह से शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज़ बहुत ही लगभग हर फसलों में, चाहे वो खाद्यान्न वाली फसलें हैं, चाहे सीरियल्स है, पल्सेज है, या हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हैं, सब में हम लोगों ने शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटी ले आई या वेराइटी उस तरह से डेवलप करी हैं जो कि बारिश को देखते हुए आगे पीछे हम लोग उसको लगा सकते हैं। इसी तरह से एग्रो फैब्रिक्स का भी काफ़ी हद तक हम लोगों ने काम किया है, जो कि चाहे मल्चिंग के लिए हो, चाहे प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट के लिए हो, चाहे और भी पर्पज़ के लिए है। खास करके अगर आप बागवानी फसलों में देखते हैं तो फल फ्रूट बैगिंग, ये टेक्नोलॉजी बहुत ही सिंपल है, बहुत ही छोटी है, बहुत ही कास्ट इफेक्टिव हुई है। फ्रूट बैगिंग लगाने से क्या हो रहा है कि फ्रूट फ्लाई का इन्फेक्शन कम हो जा रहा है, फलों का कलर बहुत ही अच्छा। मैं लखनऊ में भी 4 दिन पहले लखनऊ में था, मलिहाबाद के किसानों से बात कर रहा था। उन्होंने बताया हमको कि 2 साल पहले जो बैगिंग का एरिया था, आज भले पेड़ बड़े हैं, जहाँ तक हम लोग पहुँच पा रहे हैं, तो वहाँ पे हम सब लोगों ने बैग लगाया है। तो अगर हम ग्रोथ देखें बैगिंग का वहाँ पे उस एरिया में, तो अगर हम कहेंगे कि पहले 50% था तो आज 50,000% हो गया है। तो इतना तेज़ी से, क्योंकि किसान कह रहे थे कि 1 किलो के आम के पीछे हमें 10 रुपये खर्च करना पड़ रहा है, बट जो उसका रिटर्न है हमको 30-40 रुपीज़ मिल रहा है। तो इस हिसाब से छोटी छोटी टेक्नोलॉजीज़ हैं। इसी तरह से ट्रॉपिकल रेस 4 बनाना का पनामा बिल्ट है, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि कोई भी पूरी दुनिया में उसका निजात नहीं है, बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल है क्लाइमेट के साथ ही। मतलब जैसे ही हमारा टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी की बात आती है तो ये फैलता है।
तो इसके लिए भी हम लोगों ने टेक्नोलॉजी विकसित करी। एक ICAR का फ्यूजिकॉन टेक्नोलॉजी है और हमने बायोइम्यूनाइजेशन करके प्लांट देना शुरू किया। तो हम इतना नहीं पहुंच सकते हैं, अल्टीमेटली जब आप लोग साथ जुड़ते हैं तो एक जो किसानों के पास टेक्नोलॉजी लेके जाने की क्षमता है हमारी बहुत बड़ी हो जाती है। इसी तरह से आलू में लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट आती है, तो कई किस्में लाइक कुफरी स्वर्णा, कुफरी नीलमा, जो अर्ली लेट ब्लाइट और निमेटोड के प्रति टॉलरेंट है। ये सारे क्लाइमेट से रिलेटेड हैं तो मैं इसलिए ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ, बस कहना चाहता हूँ कि आज के जो समस्याएं आ रही हैं, आप लोग प्रधान के थ्रू या एक्सिस बैंक फाउंडेशन के थ्रू या जैसे भी आप समझते हैं, जो भी चैनल आप डायरेक्टली हमें लिखें, बताएं कि ये समस्याएं आ रही हैं। आज हम तैयार हैं उन समस्याओं पे काम करने के लिए और उन समस्याओं का हल निकालने के लिए। तो जो समस्याएं इमीडिएट नेचर की है, हो सकता है हमारे पास उसका समाधान हो, हम लोग आगे ले जा सकते हैं। जो नहीं है तो उस पर अनुसंधान करके भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान उस टाइम फ्रेम में भी जैसी ज़रूरत होगी, हमें लगता है कि हम सक्षम हैं, हम कार्य कर सकते में सक्षम हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए कहूँगा कि बहुत ही संभावनाएं हैं और हमें आज क्लाइमेट से लड़ने की जो वेगरीज है, क्षमता बढ़ रही है हमारी, और उनसे निपटने के लिए समाधान है, मिटिगेशन मेजर्स बन रहे हैं। ज़रूरत है कलेक्टिव एक्शन की और फ्यूचरिस्टिक एक्शन की। हमें लगता है हम आगे कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार हमें मौका देने के लिए। सर, आपको रिक्वेस्ट करेंगे टू स्टे बैक फॉर फेलिसिटेशन। I'll request Amrita from Axis Bank Foundation to please felicitate sir. थैंक यू वेरी मच सर। मुझे लगता है कि प्रदान में टेक्नोलॉजी को लेकर हमेशा ही एक रुझान रहा है, और जब हम टेक्नोलॉजी की बात सुनते हैं तो हमारे आंखों में भी चमक आ जाता है। और आपने आज कई सारे ऐसे उपाय के बारे में बताया, एंड ऑल्सो आई लुक फॉरवर्ड टू हाउ वी कैन फैसिलिटेट ग्रीन क्रेडिट फॉर आवर फार्मर्स, मोर फार्मर्स, और इस तरीके की और कितनी पॉलिसीज़ है जिसको हम जॉइंटली लेके आगे जा सकते हैं। एंड डेफिनेटली द 7 स्टेट्स जहाँ पे प्रदान काम करती है और हमारे जो बाकी CSO पार्टनर्स काम करते हैं, वी लुक फॉरवर्ड टू वर्क विथ यू एंड मेक दिस टेक्नोलॉजीज easily accessible to our farmers. Thank you very much.